गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। की हाल चाल जी? वधिया हो सारे? तंदुरुस्त हो ना? फैमिली वधिया है? चलो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा जी। ये वीडियो सिर्फ प्रोफेशनल वाले बच्चों के लिए है। मेरे पास सुबह से डाउट्स जो आ रहे हैं ना, सही बता रहा हूँ, मुझे डाउट्स देख के ऐसा लग रहा है कि कल आपका एग्ज़ाम पक्का है ना। मतलब कई चीज़ें छोटी छोटी ऐसी हैं जो या तो पता नहीं आपने अमेंड नहीं की हैं, या वो आपने कहाँ से पढ़ी हैं, कैसे पढ़ी हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पता। तो कुछ बातें जो मेरे पास डाउट्स आए हैं उसको मैं क्लैरिफाई करने के लिए आया हूँ जी, क्योंकि कल एग्जाम है। एग्जाम से एक दिन पहले ऐसा ना हो कि आपको ये बातें पता ना हो और आप एग्जाम में गलती करके आओ जी। ठीक है जी। तो कुछ बातें यहाँ पे ना, चाहे वो नोट डाउन कर लेना, चाहे वो अपने दिमाग में बिठा लेना जी। एक तो सबसे पहला जो सबसे मेन बच्चों को डाउट आ रहा है कि सर रूल नंबर 36(4) जो है आईटीसी का, उसमें 5% की लिमिट क्या जून के एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है या नहीं? यस, वेरी मच एप्लीकेबल। वैसे वो डिलीट हो चुकी है, बट वो 1 जनवरी 2022 से इफेक्टिव है। ये वो दिसंबर 22 के एग्जाम में लिमिट नहीं है, बट जून वालों को लिमिट करनी है। क्योंकि अगर आप नया मॉड्यूल चेक करोगे, आपके नए मॉड्यूल में भी 5% की लिमिट इन्होंने दी हुई है। तो अगर मॉड्यूल में है तो हमें 5% की लिमिट करके चलनी है। तो पहला डाउट ये क्लियर करो कि हमें जो क्वेश्चन करने हैं वो 5% के हिसाब से ही करने हैं। ठीक है ना, कि अगर साथ जितने इनवॉइस अपलोड कर दिए उसका सबका आईटीसी मिल जाएगा, और जो इनवॉइस अपलोड नहीं किए तो जो इनवॉइस अपलोड कर दिए उसके आईटीसी का 5% और एक्चुअल आईटीसी विच एवर इज लेस, मतलब जैसे आपने क्लास में किया था 5% वाला सेम आपने टेक्निक यूज करनी है जी। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड, जो सेक्शन नंबर 18(1) आपने आईटीसी में किया विद रूल नंबर 40, जिसमें आपको आईटीसी मिलने की बात होती है कैपिटल गुड्स वाला। याद आ रहा है कैपिटल गुड्स वाला कुछ कि एग्जम्प्टेड सप्लाई मेरी टैक्सेबल बन गई है, कॉम्पोजिट से मैं नॉर्मल स्कीम में आ रहा हूं। तो कैपिटल गुड्स वाले केस में 5% ईच क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ की लिमिट एप्लीकेबल होगी। मतलब वहां पे कैलकुलेशन कैसे करोगे? 5% के अकॉर्डिंग जो आपने क्लास में की थी वही सेम लिमिट आपने करनी है 5% वाली सेक्शन नंबर 18(1) में। और जो सेक्शन नंबर 18(4) है विद रूल नंबर 44, जहां पे आईटीसी के रिवर्सल की बात आती है। रिवर्सल की बात मतलब कि अगर मैं नॉर्मल स्कीम से कॉम्पोजिट स्कीम में जा रहा हूं, या मेरी टैक्सेबल सप्लाई एग्जम्प्टेड सप्लाई हो रही है, उस केस के अंदर मैंने कहा था कि 5% वाली अब लिमिट नहीं है। वहां पे आईटीसी डिवाइड बाय 60, क्यों 60 महीने, क्योंकि 5 साल की लाइफ होती है, तो आईटीसी डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई जितनी रिमेनिंग लाइफ होगी उसके अकॉर्डिंग आईटीसी रिवर्सल करेंगे। यहां पे 5% वाली लिमिट आपने एप्लीकेबल नहीं करनी। ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, 18(1) में 5% की लिमिट है, बट 18(4) में 5% की लिमिट नहीं लगानी आप कुछ। डन है जी। उसके बाद ई वे बिल में नॉर्मल कार्गो, अभी कई बच्चे 100 किलोमीटर पे ही चल रहे हैं जी, मुझे पता नहीं जी, मतलब कहाँ कब से क्या आपने पढ़ा है कैसे नहीं पता मेरे को। कई बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं, इनके नंबर भी मेरे पास सेव नहीं है, बट मैं देख के हैरान हूं, कर क्या रहे हो आप। ठीक है, तो नॉर्मल कार्गो की लिमिट सर 200 किलोमीटर पर डे है। ठीक है, 200 किलोमीटर एक दिन है। ये अमेंडमेंट कब की आ चुकी है जी। और मल्टी मॉडल कार्गो विदाउट शिप, मतलब बिना शिप के अगर है, मल्टी मॉडल कार्गो बिना शिप के है, तो भी लिमिट 200 किलोमीटर एक दिन की है। और अगर ओवर डायमेंशनल कार्गो है तो 20 किलोमीटर एक दिन है, और मल्टी मॉडल कार्गो विद शिप है तो उस केस में 20 किलोमीटर एक दिन की होगी। बस ये बात ध्यान दो। तो मल्टी मॉडल कार्गो विद शिप वाली में 20 किलोमीटर है, और मल्टी मॉडल कार्गो विदाउट शिप वाली में 200 किलोमीटर की ही लिमिट है। 100 किलोमीटर वाली अब कोई भी लिमिट एप्लीकेबल नहीं है जी। ठीक है जी। और 50,000 रुपए की ई वे बिल वाले केस में लिमिट होती है, और जो वर्कर वाला केस हो, इंटर स्टेट वाले केस में कोई लिमिट नहीं होती। नॉर्मल केस में 50,000 रुपए की लिमिट है, और हैंडीक्राफ्ट गुड्स वाले केस में भी कोई लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती। ये बात आपने क्लास के अंदर पढ़ी होंगी ना। उसके बाद फिर एक 71AA जो नया ऐड हुआ है। अब 71AA में कुछ भी नहीं है। आपको मैंने कहा भी था अमेंडमेंट क्लास के अंदर कि सेल्फ सप्लाई वाले काम को सप्लाई बना दिया। 71AA कहता है कि अगर कोई पर्सन इंडिविजुअल को छोड़ के, कौन, अगर कोई पर्सन इंडिविजुअल को छोड़ के अगर अपने ही मेंबर्स को अगर सप्लाई करेगा, उनके लिए कोई एक्टिविटी करेगा विद कंसीडरेशन में, तो वो काम 71AA में सप्लाई बन जाएगा। तो अगर बाई चांस अगर मान लो 71AA की कल के एग्जाम में बात करते हैं, तो एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल कोई भी एक्टिविटी या कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहा है विद कंसीडरेशन में अपने ही मेंबर्स के लिए, तो वो काम 71AA में सप्लाई बन जाएगा। बस ये बात ध्यान दो जी, ये बात क्लियर करनी थी मुझे। उसके बाद जी आपकी ई इनवॉइस वाले केस में 50 करोड़ रुपए की लिमिट है। 20 करोड़ रुपए की लिमिट, कई बच्चे मुझे मैसेज भेज रहे हैं, वो अभी लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। लिमिट 50 करोड़ रुपए की ही एप्लीकेबल है ई इनवॉइस वाले केस में। उसके बाद डायनेमिक क्यूआर कोड में लिमिट आपकी 500 करोड़ रुपए की एप्लीकेबल है जी। डायनेमिक क्यूआर कोड में लिमिट आपकी 500 करोड़ रुपए की है। क्यूआर एमपी स्कीम में लिमिट आपकी 5 करोड़ रुपए की ही है। एचएसएन कोड वाले केस में अगर 5 करोड़ तक है तो 4 डिजिट का, अगर 5 करोड़ से ऊपर होगा तो 6 डिजिट का एचएसएन कोड की रिक्वायरमेंट है।
और एक बच्चे को ना एटीएम में बहुत डाउट आ रहा है कि सर एटीएम किसको था और क्या था एटीएम। एटीएम याद करो, मैंने कहा था डिविडेंड देने वाली कंपनी कोई भी होगी, डिविडेंड लेने वाली अगर डोमेस्टिक कंपनी होगी तो एटीएम का बेनिफिट आपको मिलेगा। मतलब अगर एग्जाम में कोई ये मत सोचना कि डिविडेंड देने वाली भी डोमेस्टिक कंपनी हो, आंसर इज नो। याद करो मैंने क्लास में एक डायग्राम, जो रेगुलर बैच वाले बच्चे होंगे तो क्लास में एक डायग्राम भी बना होगा कि डिविडेंड अगर आपको डोमेस्टिक कंपनी से मिल रहा है, अगर फॉरेन कंपनी से मिल रहा है, या किसी अगर आपको ट्रस्ट से डिविडेंड मिल रहा है, मिल डोमेस्टिक कंपनी को रहा है और फिर वो डोमेस्टिक कंपनी आगे वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो डोमेस्टिक कंपनी एटीएम का बेनिफिट ले सकती है। वो कितना बेनिफिट ले सकती है? जितना वो डिविडेंड रिसीव करेगी और जो वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी, विच एवर इज लेस। इसके फिर हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी किए थे जी, ठीक है। बट एटीएम मिलता डोमेस्टिक कंपनी को है, इट डजंट मीन कि डिविडेंड देने वाली भी डोमेस्टिक कंपनी होगी। देने वाली कोई भी हो सकती है, लेने वाली डोमेस्टिक कंपनी होनी चाहिए, एटीएम तभी आपको मिल जाएगा जी, ठीक है। उसके बाद फिर जीटीए में बच्चों के बहुत डाउट आ रहे हैं सर, और जीटीए की मैंने ना अभी मेरे ख्याल से एक हफ्ता पहले 3 घंटे की वीडियो डाली पूरी डिटेल में, जिसमें एग्जामिनेशन के मैंने इतनी बढ़िया लिंकिंग कराई है ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ, आप सोच भी नहीं सकते जी। अब अगर टाइम तो मेरे ख्याल से वैसे बचा नहीं है, बट अगर बचा है तो चाहे 2 की स्पीड पे करके सुन लो। जीटीए में से क्वेश्चन पक्का पक्का बनता है, एग्जामिनेशन से लिंक होके बनता है, और ऐसा ना हो कि फ्री के नंबर कट जाए। ऐसे कह रहा हूँ सर, फ्री के नंबर कटेंगे जीटीए में। तो अगर टाइम है तो मेरे यूट्यूब पे पड़ी हुई है क्लास, अभी लेटेस्ट है, बिल्कुल अमेंडेड है, करंट बैच की है, उसमें एग्जामिनेशन से भी लिंकिंग है। चाहे 2 की स्पीड करके सुन लेना, टाइम है तो जरूर वो देख लेना चाहिए। और बाकी 49 क्वेश्चन मैंने पहले भी कहा है सर, आईसीएसआई के प्रैक्टिस मैनुअल के, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा उसमें से बनेगा नहीं बनेगा मुझे नहीं पता, बट वो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में वो अपने जरूर करके जाने हैं जी, ठीक है जी। बाकी डाउट्स अगेन कह रहा हूं जी, मुझे भेजते रहो जी। तो जो मुझे लग रहा था कि हाँ भाई ऐसे अगर मुझे कुछ लगेगा तो मैं रात को चाहे 10 बजे भी आके वीडियो बना के डाल दूंगा कि इस चीज को क्लियर करो जी। कहीं ऐसा ना हो कि कल आपके एग्जाम और आपको हो ये तो गलती हो गई जी, ठीक है जी। चलो फिर बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट वंस अगेन। चक दो फट्टे बस, अब अपनी रिवीजन में टाइम लगाओ सर। अब यूट्यूब पे घूम मत, यूट्यूब पे घूमना फिरना बंद कर दो, जो तैयारी आपने करनी थी वो कर ली है, बस अपने अब नोट से पढ़ो जी, ठीक है जी। अब ये आराम से घर बैठ के पढ़ो तसल्ली से, अच्छे से, कल बढ़िया पेपर दे के आना है जी, ठीक है। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू जी, बाय बाय।